नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बचपन में वो कहानी आपने जरूर सुनी होगी कि कैसे दो बंदर आपस में लड़ रहे थे और बिल्ली उसका फायदा उठाकर सारी की सारी रोटी खा गई। मिडिल ईस्ट में यही सारी कहानी देखने को मिल रही है। देखिए, लगातार अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि ईरान के ऊपर हमला करे ताकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को वो खुलवा सके। लेकिन इस बार ईरान तय करके बैठा है कि जवाब तुर्की ब तुर्की होगा, यानी आप सवाल करेंगे और तुरंत जवाब आएगा, आप हमला करेंगे और तुरंत जवाबी हमला होगा। और ईरान अमेरिका पर हमला तो करेगा नहीं, अमेरिका तक तो उसकी मिसाइलें पहुंचेंगी नहीं, तो हमला कहां से होगा? हमला उन एयर बेसेस पर होगा जहां से अमेरिका हमला कर रहा है। ये एयर बेस था कुवैत का अल सालेम एयर बेस, और कुवैत के अल सालेम एयर बेस पर जबरदस्त हमला किया है ईरान ने। और साथ में बहरीन में जो फिफ्थ फ्लीट है अमेरिका की, वहां पर भी हमला किया है। अब आप ये कहेंगे कि ये अमेरिका और ईरान की लड़ाई में बंदर और बिल्ली की बात कहां से आ गई? तो बंदर और बिल्ली की बात यहां से आ गई कि मिडिल ईस्ट में लड़ाई लगवाकर सारा फायदा उठा रहा है अमेरिका। खबर यह आ रही है कि अमेरिका ने ऑथोराइज किया है कि कुवैत $2 बिलियन का एंटी ड्रोन वेपन खरीदेगा, यानी लड़ाई कराए अमेरिका। अगर अमेरिका कुवैत की सरजमीन से ईरान पर हमला नहीं करता तो फिर ईरान कुवैत के ऊपर हमला क्यों करता? और अगर इस हमले का, जो कुवैत के ऊपर हमले हो रहे हैं, इसकी जो वजह है वो अमेरिका है, तो अमेरिका को कुवैत की सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना चाहिए। अमेरिका दे रहा है एंटी ड्रोन जो इंटरसेप्टर्स होते हैं, वो दे रहा है कुवैत को, लेकिन दे नहीं रहा है, बेच रहा है। यानी अमेरिका की वजह से ईरान पर जो हमले हो रहे हैं उससे खुद को बचाने के लिए कुवैत को अपने खजाने से पैसा देना पड़ेगा। अपने खजाने से वो $2 बिलियन का एंटी ड्रोन इक्विपमेंट खरीदेगा, एंटी ड्रोन वेपन खरीदेगा। फायदा किसका है? अमेरिका का। नुकसान ईरान का हो रहा है, ईरान के ऊपर बम गिर रहा है। नुकसान कुवैत का हो रहा है, कुवैत के ऊपर बम गिर रहे हैं। लेकिन कुवैत खरीद रहा है अमेरिका से $2 बिलियन के हथियार। फायदा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का हो रहा है। तो अमेरिका है बिल्ली, ईरान चाहता तो नहीं है, लेकिन अरब मुल्क जो बंदर बने हुए हैं, इसके चलते उसको हमला करना पड़ रहा है अरब मुल्कों पर। और नतीजा ये हो रहा है कि अमेरिका हर तरह से पूरी रोटी खा रहा है। हालांकि ईरान इतने चैन से उसको पूरी रोटी तो नहीं खाने दे रहा है। जो कुछ डील चल रही है उसमें ईरान ने जो सबसे जबरदस्त प्रेशर बनाया हुआ है, वो प्रेशर बनाया हुआ है कि जो पैसे हमारे सीज किए हैं, जो प्रॉपर्टी एसेट्स हमारे सीज किए हैं, उनको डिफ्रीज करना पड़ेगा। और उनको डिफ्रीज करने का मतलब है कि बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका को देने पड़ेंगे ईरान को। और इसके अलावा जो लगातार मिलिट्री बेसिस पर ईरान नुकसान पहुंचा रहा है, अभी कल परसों में एक खबर आई थी, और वो खबर ये थी कि जो इनका यूएसएस जेराल्ड फोर्ड था, जिसके बारे में इन्होंने कहा था कि बावर्ची खाने में आग लग गई थी, किचन में आग लग गई थी, उसमें असल में ईरान की जबरदस्त बमबारी से नुकसान इतना ज्यादा हुआ था कि कई साल तक उसको रिपेयर नहीं किया जा सकेगा। उसके रिपेयर करने के प्रोसेस में कई साल लगेंगे। और यह खबर अमेरिका के अखबारों से आई थी कि यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है ईरान को, जिसको अमेरिका ने उस वक्त माना नहीं था, क्योंकि बेइज्जती हो जाती है। आपको याद होगा कि जंग शुरू करने से पहले यही यूएसएस जेराल्ड फोर्ड वगैरह अगल बगल ईरान के लगाए गए थे, और दिखाया ऐसे जा रहा था कि सिर्फ इनके भरोसे ईरान को जीत लेगा अमेरिका। और उस यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को, जिसको एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं, ये ऐसे पानी के जहाज हैं जिस पर सैकड़ों एयरक्राफ्ट कैरी होते हैं, जहां से एयरक्राफ्ट जाकर ईरान के अंदर हमला कर सकते थे, उसको ऐसा नुकसान जंग के शुरुआत में ही पहुंचाया है ईरान ने कि अब वो कबाड़खाने में पड़ा हुआ है रिपेयर के लिए। तो नुकसान तो ईरान ने बहुत पहुंचाया है, उस एक रोटी में से आधी से ज्यादा ईरान छीन कर खा चुका है। लेकिन फिर भी अरब मुल्क इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे हैं, और खास तौर पर कुवैत, बहरीन और यूएई कि अमेरिका से कह सकें, वैसे तैयार क्या होना है, शायद हिम्मत नहीं पड़ रही है कि अमेरिका से कह सकें कि हुजूर आला हमारी सरजमीन का इस्तेमाल बंद कीजिए, आपकी वजह से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। ये उठते हैं और ईरान की मजम्मत करते हैं कि हमारी जमीन पर ईरान क्यों अटैक कर रहा है। ईरान बता चुका है कि क्यों अटैक कर रहा है।
चूंकि आपकी सरजमीन से ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है, इसलिए आपकी सरजमीन पर ईरान अटैक कर रहा है। सऊदी अरबिया ने अपनी जमीन का इस्तेमाल बंद कर दिया, सऊदी अरबिया पे नहीं हो रहा है अटैक। ओमान ने बंद कर दिया, ओमान पे अटैक नहीं हो रहा। कतर ने बंद कर दिया, कतर पे अटैक नहीं हो रहा। लेकिन आप चूंकि अमेरिका के कदमों में गिरे हुए हैं, आप अमेरिका से ये नहीं कह सकते कि हमारी जमीन और आसमान का इस्तेमाल बंद कर दो, तो आपको ये हमले झेलने पड़ रहे हैं। और इन हमलों के बाद अमेरिका को $20 करोड़ और देकर हथियार खरीदने पड़ रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने अपने मुल्क और अपनी इज्जत को शायद फारस की खाड़ी में बहुत गहरे डुबो दिया है। उधर लेबनान में मैंने आपको बताया था कि हिजबुल्लाह ने कहा कि ये जो सीज फायर की बातचीत चल रही है, हम इसको नहीं मानते। अब जो लेबनान के राष्ट्रपति हैं आउन, उनका अमेरिकी मीडिया में एक इंटरव्यू आया है और उस इंटरव्यू में ईरान की मजम्मत कर रहे हैं कि ईरान हमारे मामलों में दखल देना बंद कर दे। ईरान क्यों दखल दे रहा है, क्यों हमको हमारे नाम का यानी लेबनान का इस्तेमाल कर रहा है, जो बातचीत हो रही है उसके अंदर हमको बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये सारी बातें आउन साहब ने कही। आउन साहब जब ये बयान दे रहे थे, उसी समय खबर ये आ रही थी कि इजराइल ने लेबनीज आर्मी, हिजबुल्लाह के नहीं, लेबनान की अपनी आर्मी के जनरल, कैप्टन और कई दूसरे सोल्जर्स की हत्या कर दी है। इस जंग में जनरल्स को, कैप्टन्स को और कई दूसरे सोल्जर्स को मार दिया है, इजराइल ने मारा है। और इसके बाद एक तंज आता है ईरान के विदेश मंत्री का, अराक्ची साहब का एक तंज आता है। वो कहते हैं कि आउन साहब की बात सुनकर तो यह लग रहा है कि ईरान ने लेबनान की 1/5 जमीन कब्जा कर ली है, यानी 20% जमीन कब्जा कर ली है और 25% लोगों को अपनी जगह छोड़कर मूव करने के लिए मजबूर कर दिया है और लगातार ईरान ही लेबनान पे बम बरसा रहा है। आउन साहब की बात सुन के ऐसा लगता है कि ईरान ही बम बरसा रहा है। हकीकत क्या है? अराक्ची साहब कह ये रहे हैं कि भैया, तुम्हारी 20% जमीन जिसने कब्जा किया है उसका नाम है इजराइल, जिसकी वजह से तुम्हारे 25% लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है उसका नाम है इजराइल, और जो लगातार बेरूत से लेकर साउथ लेबनान तक बम बरसा रहा है उसका भी नाम है इजराइल। तो जो तुम्हारा असली दुश्मन है, रियल फो है, जो असली दुश्मन है तुम्हारा, जिसने लेबनान की जमीन कब्जा की है, जो लेबनान के लोगों को मार रहा है, वो इजराइल है। और तुम्हारी हिम्मत इजराइल से कहने की नहीं है। हालांकि उस इंटरव्यू में आउन साहब ने इजराइल के लिए भी कहा कि क्या आप 1948 से लड़ते लड़ते थके नहीं हैं? आइए बैठ के बातचीत करें। मुकाबला नहीं कर सकते, बातचीत के लिए हाथ पांव जोड़े जा रहे हैं आउन साहब और गुस्सा दिखा रहे हैं ईरान के ऊपर। हकीकत यह है कि आउन साहब जैसे लोगों ने लेबनान में जो रेशियल डिफरेंसेस हैं, जो अलग अलग कौमों के लोग रहते हैं, उनकी जो फॉल्ट लाइंस बनती हैं, उनके बीच की जो आपस की लड़ाइयां हैं, उसका फायदा उठाने दिया है इजराइल को। अमेरिका के कदमों में अपना सारा गुरूर गिरवी रख दिया है और इजराइल को खुली मार करने की छूट दी है। समझौता इस बात का होता है कि इनकी सरकार कहती है कि हिजबुल्लाह से हम हथियार छीन लेंगे। इनकी सरकार ये नहीं कहती कि इजराइल जिस जमीन में है उस जमीन से बाहर निकल जाएं। ये साहब जो राष्ट्रपति महोदय हैं, ये एक बार साउथ लेबनान गए हुए थे और वहां लोगों से मिल रहे थे। वहां जब लोगों से इन्होंने कहा कि आप हिजबुल्लाह का साथ मत दीजिए, तो लोगों ने कहा ठीक है, हम हिजबुल्लाह का साथ नहीं देंगे, लेकिन आप अपनी आर्मी भेजिए जो इजराइल से लड़ सके। ये चुपचाप अपनी कार में बैठकर वापस आ गए, क्योंकि इनकी आर्मी तो साउथ लेबनान छोड़कर पीछे लौट आई थी ताकि इजराइल मनमाने तरीके से जो चाहे वो कर सके। तो जो राष्ट्रपति अपने मुल्क में एक दुश्मन मुल्क को चुपचाप घुस जाने देता है, वो ईरान से शिकायत करता है जो ये कह रहा है कि जंगबंदी तब होगी जब लेबनान के ऊपर हमले बंद होंगे, जो ये कह रहा है कि जंगबंदी तब होगी जब इलाके में, मिडिल ईस्ट में जहां जहां लड़ाई हो रही है सारी बंद हो। ये बात इनको बुरी लग रही है, लेकिन इजराइल की मार जो है वो इनको बुरी नहीं लग रही है। दुर्भाग्य से मिडिल ईस्ट के मुल्कों में इस तरह के ही सरमाएदार बैठे हैं, इस तरह के ही हाकिम बैठे हैं, जिसकी वजह से इजराइल और अमेरिका को खुली छूट मिली है कि वो उनके मुल्कों में घुसकर जो चाहे वो कर सके। और इजराइल कर क्या रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। हालांकि अब इतने एग्जांपल हो चुके हैं, हिंद रजब से लेकर अभी तक इतने एग्जांपल हो चुके हैं कि अलग से बताने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये बहुत ताजा बात है और ये सीज फायर के बाद हुई है। और ये बात है इजराइल के अंदर हेब्रोन की। हेब्रोन में एक फलस्तीनी फैमिली अपने कार में जा रही थी। अचानक आईडीएफ के सैनिकों ने उनका पीछा करना शुरू किया। जब पीछा करना शुरू किया तो बाप ने कार रोक दी।
उसे लगा कि अगर इन्हें शक होगा तो ये बेकार में मेरी फैमिली को मार देंगे, मैं कार रोक देता हूं, ये हमारी जांच कर लें, देख लें कि हम कोई मिलिटेंट नहीं है, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हम आम शहरी हैं, और उसके बाद शायद ये हमें छोड़ दें। ये उम्मीद थी फलस्तीनी बाप की। लेकिन जो ही उन्होंने कार रोकी, आईडीएफ के लोगों ने गोलियां चलाई और जिसको मारा, जो मरा है, वो 7 महीने का बच्चा है। 7 महीने का बच्चा जो अपने कदमों से जमीन पर चल नहीं सकता। 7 महीने का बच्चा जिसे अपने माँ बाप का चेहरा तो पता होता है, नाम नहीं पता होता है। 7 महीने का बच्चा जो बंदूक उठाना छोड़िए, खिलौने की बंदूक भी ठीक से नहीं उठा सकता। 7 महीने का बच्चा, अब मैं क्या कहूं, आप सब अगर इंसान हैं तो 7 महीने का कोई बच्चा अगर आपको सड़क पर खेलता हुआ मिले तो उसे गोद में लेकर प्यार करने के अलावा कोई और चीज आपके दिमाग और दिल में आ ही नहीं सकती। लेकिन इजराइल अपने मुल्क के अंदर रुकी हुई कार में, जहां बाप ने कार रोक दी, गोली चलाता है और 7 महीने के बच्चे को मार देता है। और लेबनान के राष्ट्रपति आओन साहब से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब या हिंदुस्तान के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी साहब, उनको इससे कोई परेशानी नहीं होती। उनको लगता है ये तो नॉर्मल चीज है। इजराइल पर जरा सा अटैक हो जाए तो सब सीने पीटना शुरू कर देते हैं। अमेरिका के एयर बेसिस पर ईरान हमला कर दे तो यहां से लेके वहां तक, यूएन तक तमाशा मचाया जाता है। लेकिन इजराइल में 7 महीने के एक फलस्तीनी बच्चे को अगर इजरायली सैनिक गोली मार दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंद रजब इतनी ही बड़ी थी और उसकी कार पर 100 से ज्यादा गोलियां चलाई गई थी, वो बच्ची मारी गई। अभी खबर यह है कि हिंद रजब फाउंडेशन जो बना था, उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा कि इजरायली आर्मी का एक ऑफिसर जो इस पूरे मसले में शामिल था, वो हिंदुस्तान गया हुआ है छुट्टियां मनाने, उसको गिरफ्तार करे। लेकिन यहां कौन गिरफ्तार करेगा? यहां तो फूल माला पहनाकर उसका स्वागत कर दिया जाएगा, क्योंकि हिंद रजब या इस 7.5 महीने के बच्चे की जान का कीमत दुनिया भर के जो हुक्मरान हैं उनकी नजर में कुछ नहीं है। फलस्तीनी जानों की कीमत अगर उनकी नजर में होती, लेबनानी जानों की कीमत अगर उनकी नजर में होती, तो आज हालात दूसरे होते। आज नेतन्याहू पैरों में गिरकर माफी मांग रहा होता। लेकिन इन लोगों ने नेतन्याहू के हर जुर्म को माफ किया है। नतीजा ये कि उसको ये लगता है कि वो पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी जाकर गोलियां चला सकता है। और अब मामला केवल मिडिल ईस्ट तक नहीं रहा। एक बड़ी मजेदार खबर आई है। पेंटागन, आप समझते हैं, आप जब पेंटागन कहा जाए तो समझिए अमेरिका की आर्मी, जो अमेरिका की आर्मी को सिक्योरिटी को कंट्रोल करता है, वो है पेंटागन। पेंटागन ने ट्रंप सरकार से कहा है कि इजराइल के लोग, इजराइल की एजेंसीज अमेरिका के अंदर जासूसी कर रही हैं, जिससे अमेरिका में खतरा पैदा हो रहा है। जी, बाकी सब मुल्कों को छोड़ दीजिए, ईरान को छोड़िए, सऊदी को छोड़िए, यूएई को छोड़िए, बहरीन को छोड़िए, लेबनान को छोड़िए, सबको छोड़ दीजिए। बाकी जगह तो इजराइल अपनी हरकतें करता ही है। अमेरिका के अंदर इजराइल जासूसी करने की कोशिश कर रहा है या फिर जासूसी कर रहा है, यानी अमेरिका के सीक्रेट्स चुराने की कोशिश कर रहा है इजराइल। ये बात कोई और नहीं कह रहा है, पेंटागन कह रहा है, ऐसी खबर आई है। और ये खेल लगातार चल रहा है। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अमेरिका में जासूसी करता हुआ एक बंदा पकड़ा गया था और उस बंदे को इजराइल भेज दिया गया। इजराइल में वो आज़ादी से घूम रहा है और अब कह रहा है कि अगली लड़ाई इजराइल को टर्की और इजिप्ट के साथ शुरू करनी चाहिए। इजराइल के पास एप्स्टीन फाइल है कि नहीं है, क्या कहा जाए? कहा यही जाता है कि इजराइल के पास एप्स्टीन फाइल है, जिसके चलते ट्रंप झुके रहते हैं और अमेरिका के कम से कम एक राष्ट्रपति की हत्या का जो आरोप है वो इजराइल के ऊपर लगता रहता है। लेकिन इन सब के बावजूद जाने कौन सी मजबूरी है कि अमेरिका इजराइल के कदमों में गिरा रहता है। और यही नहीं, इंटरनेशनल एजेंसीज के अंदर भी इजराइल ने अपने लोग भरे हुए हैं, जैसे आईएईए। आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स होते हैं उनकी जांच करता है। अब मजेदार बात यह है कि इजराइल के पास भी न्यूक्लियर बम है, लेकिन आईएईए उसकी जांच नहीं कर सकता है। ईरान में उसको पूरी इजाजत थी कि वो जांच करे। अब ईरान का यह कहना है कि ये जो आईएईए है और इसके जो प्रेसिडेंट ग्रासी साहब हैं, ये आकर हमारे यहां जो जांच करते थे, जो रिकॉर्ड होता था, उस रिकॉर्ड का पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी उस रिकॉर्ड को गोपनीय रखने की जगह इजराइल और अमेरिका के पास पहुंचाया जा रहा है, जो हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। आप जानते हैं कि अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त यही है कि ईरान न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। ईरान कह चुका है हमको न्यूक्लियर बम नहीं बनाना है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो उसको पहुंचा दिया जाए।
और इस मामले में बिल्कुल तैयार नहीं है ईरान। ईरान के सुप्रीम लीडर साफ साफ कह चुके हैं कि एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के बाहर नहीं जाएगा। और यह मसला जब भी बातचीत होगी तो सबसे इंपॉर्टेंट मसला होगा। खबर यह आई है कि कुशनर और विटकाफ जो बातचीत में शामिल होते हैं वो किसी एटॉमिक सेंटर पे गए हुए हैं। वहां के जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि इसका क्या हो सकता है। बात कर लें, समझ लें, क्योंकि खुद तो कोई नॉलेज है नहीं। लेकिन ये सब समझने के बाद भी ये नोट कर लें कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को नहीं देने वाला। और कुशनर साहब जो ट्रंप साहब के दामाद साहब हैं, सब साहबी साहब हैं, उनका एक बयान आया था। उसमें उन्होंने कहा कि जो मुल्क इजराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड नहीं करेंगे, मैं वहां इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, मैं वहां पैसे नहीं लगाऊंगा, उनको अमीर नहीं बनाऊंगा। कुशनर साहब एक पूरा आइलैंड खरीदकर अल्बानिया में अपना कुछ बना रहे थे और अल्बानिया की कंडीशन यह है कि वहां की जनता सड़कों पर उतरकर कुशनर साहब के उस प्रोजेक्ट की मुखालिफत कर रही है। एक दिन आएगा जब अरब वर्ल्ड के अंदर भी आपको ऐसे ही सीन देखने को मिलेंगे, जहां कुशनर का जो प्रॉपर्टी और सारा काम है वो सारे काम का जनता विरोध करेगी और हुक्मरान कुछ नहीं कर पाएंगे, खामोश होकर चुपचाप देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो ईरान का मुद्दा बड़ा है। जिस तरह से रोज लड़ाइयां हो रही हैं, किस दिन ये लड़ाई फ्लेयर अप कर जाएगी और बड़ी लड़ाई बन जाएगी, ये कोई नहीं जानता। और अगर अमेरिका को समझौता करना है तो ईरान की शर्तों पर करना पड़ेगा, ये तय है। जाते जाते एक और मजेदार बात आपको बताऊं, ट्रंप साहब का दावा आया कि ईरान के पास सिर्फ 22% हथियार बचे हैं। जो मिसाइलें हैं वो सिर्फ 22% बची हैं। इस पर लंबी चौड़ी बात करने की जगह मैं बता दूं कि उन्हीं के मुल्क का अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, और उनके अपने जो सिक्योरिटी की एजेंसीज हैं वो बता चुकी हैं कि अब भी ईरान के पास 70% से ज्यादा मिसाइलें हैं। अगर वाकई 22%, 20% मिसाइलें बची होती और ट्रंप को लगता कि आसानी से ईरान को हराया जा सकता है तो अब तक ईरान के ऊपर अटैक हो चुका होता। अगर ईरान के ऊपर अब तक अटैक नहीं हुआ है और समझौते की कोशिशें जारी हैं तो इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि अमेरिका और इजराइल को पता है कि ईरान से लड़ने में नुकसान के अलावा कुछ और नहीं मिलना है। फिर भी आज सैटरडे है, वीकेंड शुरू हो गया है, और वीकेंड में ट्रंप क्या नए शिगुफे छोड़ता है, क्या नए तमाशे करता है, ये सब देखने वाली बात होगी। मंडे को जब लौटूंगा तो ये सारी चीजें रिपोर्ट करूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।